ये लिंक मैंने शेयर कर दिया इस चैप्टर की स्लाइड्स का। ये हम आज स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। आपकी बुक में भी मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 6 ही है। हाँ जी, सॉफ्ट कॉपी में भी शायद इसका चैप्टर नंबर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया दिया हुआ है। अब तक हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज किस चीज़ पे बेस करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने एचओ थ्योरम से पढ़ी कि डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट कौन सा वो ये डिसाइड करेगा कि डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ ट्रेड दो कंट्रीज के दरमियान क्या होगा। लेकिन एचओ थ्योरम कंपैरेटिव एडवांटेज पढ़ने के बाद भी दो बातें हैं। एक तो एचओ थ्योरम की कुछ अजम्पशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरा, बाकी अजम्पशंस भी जो हैं, जो सिंपल भी हैं, उनको अगर हम रिलैक्स करके देखें तो क्या फर्क पड़ता है। तो और ये कि कुछ ऐसा ट्रेड का है जो कि एचओ थ्योरम से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मसलन एचओ थ्योरम ये कहती है कि जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंस में होगा, चीपर होगा, उससे जो चीज बनती है वो एक नेशन एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन जो नेशंस ऐसी हैं जो आपस में फॉर एग्जांपल गाड़ियां बनाती हैं, दोनों नेशंस आपस में कार्स को एक्सचेंज कर रही होती हैं, उसको कहते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एचओ थ्योरम। कुछ इस तरह की चीजें, ये इस तरह हमने अज्यूम किया था एचओ थ्योरम में कि टेक्नोलॉजी इज सेम, विच इज नॉट सेम इन द रियल वर्ल्ड। सो ये जो कुछ चीजें रह गई थी एटो थ्योरम से एक्सप्लेन करने की, वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में। द एचओ मॉडल एंड न्यू ट्रेड थ्योरीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, imperfect competition, क्योंकि एचओ थ्योरम का assumption था perfect competition. Now we will see imperfect competition and international trade and trade based on dynamic technological differences, क्योंकि एचओ थ्योरम में हमने assume किया था कि there is no difference in the technology। एक बच्चे का एक क्वेश्चन भी था, तो वो assumptions जो वो क्वेश्चन जो आपके माइंड में थे इस चैप्टर में समझे तो उनके आंसर है। एंड कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। एचओ थ्योरम के साथ बेसिकली जो दो प्रॉब्लम थे, एक ये कि सम क्वेश्चन रिमेन्स रिगार्डेड द एम्पिरिकल वैलिडिटी ऑफ द थ्योरम। जो हमने एंड पे यूनिटी पैराडॉक्स पढ़ा था उसमें कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व हुए, लेकिन कुछ एम्पिरिकल रिजल्ट्स ऐसे थे जो एचओ थ्योरम एक्सप्लेन नहीं कर पाई। And second, this implies that a great deal of two-day international trade still left unexplained. कि आजकल टू-डे इंटरनेशनल ट्रेड का एक बड़ा पोर्शन है जिसमें सेम इंडस्ट्री की गुड्स मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका एंड जापान के दरमियान गाड़ियों की ट्रेड होती है। जापान भी अमेरिका को गाड़ियां या कार्स एक्सपोर्ट करता है, और जापान भी जो अमेरिका भी जापान में कार्स एक्सपोर्ट करता है। एंड दिस पार्ट ऑफ द ट्रेड इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द एचओ थ्योरम। लास्ट में और बच्चे This chapter fills this gap with some new trade theories which base international trade on economies of scale, imperfect competition, and differences in the development spread of new technologies over time. ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एक आध बच्चे ने पूछे भी थे आप वालों में से या मॉर्निंग वालों में से, कि अगर इन assumptions को हम रिलैक्स कर दें तो हम ट्रेड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। HO theory based comparative advantage on differences in factor endowment among the nation, and it leaves a significant portion of international trade unexplained. It needs some new complementary trade theories to fill this gap, and this gap will be filled in this chapter. HO theorem जो है उन्होंने सिर्फ अपने ये एक्सप्लेन किया कि comparative advantage will decide, which ultimately depends on factor endowment, what will be the trade pattern between different countries.
और बहुत सी ट्रेड जो आजकल की दुनिया में है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न कंट्रीज के दरमियान कार्स की ट्रेड होती है, तो वो एचओ थ्योरम एक्सप्लेन नहीं करता, जिसके लिए कुछ न्यू थ्योरीज की जरूरत है जो कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरू हम कहाँ से करेंगे? रिलैक्सिंग द सम assumptions ऑफ एचओ थ्योरी। मोस्ट ऑफ द 11 assumptions थे एचओ थ्योरी के, अगर आपको याद हो। तो पहली बात तो ये है कि if we relax most of the assumptions, the HO theory will be modified but it will not be invalidated या it will not be rejected। कि काफी सारे assumptions तो ऐसे हैं कि उनको रिलैक्स करके भी आप एचओ थ्योरम जो सी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको अगर आप रिजेक्ट कर दें तो आप उनको एक्सप्लेन, जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो भी अपने रोल नंबर एंटर कर दें। नाउ however, relaxing the assumption of perfect competition and the assumption of constant economies of scale requires complementary theories to explain it. The perfect competition का एक assumption था कि वो assume that there is a perfect competition in factor market and perfect competition in goods market। अगर इस assumptions को हम relax कर दें तो एचओ थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डिफरेंट कम्प्लीमेंट्री थ्योरीज चाहिए, वरना एचओ थ्योरम इस पोर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। Additional trade model required to explain the trade based on the differences in technological changes over time। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के की वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान ट्रेड होती है वो भी एचओ थ्योरम एक्सप्लेन नहीं करती। उसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो ट्रेड किस चीज को बेस करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। प्रोडक्शन हमने पहले ये अज्यूम किया था कि देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन, देयर आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल प्रोडक्शन सिचुएशन। लेकिन रियल लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जब आपकी किसी भी चीज की प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो तो यू फेस द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू डबल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट इंक्रीज मोर देन डबल। कि आपने कैपिटल लेबर जो भी उसकी क्वांटिटी इनपुट यूज हो रही थी उसमें सारे का जब आपने डबल किया तो जो आपकी प्रोडक्शन थी वो डबल होने के बजाय उससे भी ज्यादा हो गई। तो ये assumption को लेके इंटरनेशनल ट्रेड हमने एक्सप्लेन या एचओ थ्योरम में हमने एक्सप्लेन नहीं की थी। With increasing return to scale, mutually beneficial trade can occur even if nations are identical in every other way। कि अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो, टेस्ट दोनों नेशंस के सेम हो, तो फिर ट्रेड जो सी वो कैसे इन दो कंट्रीज के दरमियान होंगी। फॉर एग्जांपल देयर आर टू नेशन, नेशन 1 एंड नेशन 2, एंड देयर आर टू कम्युनिटीज एक्स एंड वाई। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये पोर्शन जो है प्रोडक्शन का, इसके बाद ट्रेड कैसे होगी हमने एचओ थ्योरम में से एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आप इसके assumptions और इसमें जो कुछ हम पढ़ेंगे इसको बाद में आप दोबारा कंपेयर एक दफा कीजिएगा एचओ थ्योरम के assumptions से। Both nations use the same technology. Both nations have the same amount of resources. Neither commodity is labor intensive or capital intensive। दोनों नेशन में रिसोर्सेज भी एक ही जैसे हैं, कोई भी कम्युनिटी ये नहीं है कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव है। बोथ कम्युनिटीज आर प्रोड्यूस्ड अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन इन बोथ नेशन। कि जब भी उन नेशंस में उस कम्युनिटी की प्रोडक्शन होती है तो आप उनकी इनपुट्स जब डबल करते हैं तो आपकी आउटपुट इंक्रीज करती है मोर देन डबल, जिसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। एंड टेस्ट आर सेम इन बोथ नेशन। इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं जब आप ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है विच इज लुकिंग लाइक अ इंडिफरेंस कर्व, बट इंडिफरेंस कर्व इज शोन विद ब्लू कर्व। दिस ब्लैक कर्व इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और आप इसे कहेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन ये कि जब भी आप किसी चीज की प्रोडक्शन, मतलब एक्स की प्रोडक्शन आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी वाई की हर दफा पहले से कम अमाउंट छोड़नी पड़ेगी, आपकी कास्ट नहीं बढ़ेगी और आपकी आउटपुट पहले से ज्यादा बढ़ेगी। सेम अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ वाई। बिफोर ट्रेड दोनों नेशंस का ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है विच इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। I shown with the one blue color is the indifference curve of nation 1 and same is the indifference curve of nation 2. Where this indifference curve is making tangent with this production possibility frontier, there we make a line which is PA. The slope is of this line show the equilibrium relative prices Px divided by Py in both nations. And this is the equilibrium in autarky before trade for the both nation। ये सिंगल डायग्राम दोनों नेशंस का इक्विलिब्रियम शो कर रही है बिफोर ट्रेड।
अब जब इन नेशंस में ये दोनों नेशन ए पॉइंट पे 40 यूनिट्स ऑफ एक्स और 40 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोड्यूस कर रही हैं और ये घर पे जो कुछ ये प्रोड्यूस कर रही हैं वो ये कंज्यूम कर रही हैं 40 units of X and 40 units of Y. Both nations are consuming same amount. They are producing same amount and they are consuming same amount. And they have the same taste. Now when trade opens, they comes to know that if they produce more quantity of X, their cost will decrease. They will face the increasing return to scale. So they decide for the mutually beneficial production and trade that nation 1 will produce X and that nation 2 will produce Y, and nation 1 will move from point A to point B in production and nation 2 will move from A to point B dash. Now they will produce only one commodity. Nation 1 will produce 120 unit of X and 0 unit of Y, and nation 2 will produce 120 unit of Y and 0 unit of X. So in this case, they will specialize in the production of both commodities. After producing this amount, now nation 1 will export X and will import Y. It will export 60 units of X and it will keep the 60 unit of X. After exporting 60 units, it will consume at this point, which is shown by E. And it will import these 60 units from nation 2. Now it will consume 60 units of X and 60 units of Y, and same will happen with the nation 2. It will produce 120 unit of Y, but it will export the 60 unit of X and will import the 60 unit of X and it will export the 60 unit of Y. Now it will produce on higher community indifference curve, which is given by 2. Now both nations are better off because they are consuming more quantity of both commodities, which was not possible before trade. So under economies of scale, both nations can take part in mutually beneficial trade. With trade, अब result क्या है यहाँ पे? Each nation becomes completely specialized in the production of one commodity and it will produce zero amount of the other commodity. Which of the two commodities each nation becomes specialized may result from historical experience. मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है कि कौन सी नेशन किस कम्युनिटी में स्पेशलाइज करती है, क्योंकि यहाँ फैक्टर एंडोमेंट की बात नहीं हो रही. इन रियल वर्ल्ड द नेशंस नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट. हमने इस एनालिसिस में अज्यूम किया था कि दोनों नेशंस हर लिहाज से एक जैसी है, लेकिन रियल लाइफ में हमें ये अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. Eventually, one or a few firms in the nation will capture the entire market for a given product, leading to monopoly or oligopoly. जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा तो एक नेशन जब एक ही कमोडिटी में स्पेशलाइज करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ फर्म्स जिन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की थी वो इतने बड़े पैमाने पे गुड प्रोड्यूस करेंगी कि अल्टीमेटली उस नेशन में उस कमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए मोनोपोली जिसमें ओनली सिंगल प्रोड्यूसर होता है या ऑलिगोपोली बन जाएगी जिसमें 2 या 3 प्रोड्यूसर्स होते हैं. The nation may trade similar products in the same industry. Inter-industry trade भी possible है under economies of scale, जो कि हम next section में पढ़ेंगे. जो न्यू बच्चे आए हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें और इसके अलावा जो हमने एनालिसिस अभी की है ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसमें से अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें. अब चूंकि क्लास में बच्चे ज्यादा आ गए हैं, मैं वंस अगेन आपको वो असाइनमेंट दिखाना चाहूंगी. ये असाइनमेंट इसको अच्छी तरह से पहचान लें तो ये आपकी क्लास में काफ़ी सारे बच्चों ने शेयर की हुई है, किसी एक बच्चे ने नहीं की हुई. तो बच्चों आपने ये असाइनमेंट शेयर करके ना सिर्फ ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, क्योंकि इस वजह से मुझे बार बार सब बच्चों की असाइनमेंट देखनी पड़ी जिनकी हालांकि ठीक थी. लेकिन अब आपको बताने का मकसद ये है कि जब आपके सेशनल मार्क्स हों या आपके मिड के मार्क्स हों, तो जब मैं इन असाइनमेंट्स की मार्किंग करूँगी तो एंड में फिर आप भूल भाल जाते हैं कि आपने किया क्या था, तो आप मार्क्स पे थोड़ा सा एतराज़ करते हैं. इसके अलावा एक बच्चा जिसके मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ उसने ये असाइनमेंट शेयर की हुई है बच्चों, तो जिसकी है वो इसको अच्छी तरह पहचानता होगा कि ये इंटरनेशनल ट्रेड की असाइनमेंट नहीं है. डोंट नो कि किस सब्जेक्ट की है.
बाकी कुछ बच्चों की असाइनमेंट्स बहुत अच्छी थी, कुछ बच्चों की असाइनमेंट्स ठीक थी। अब तक जो हमने ये पढ़ा या देखा है इसमें से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, आपके फाइनल एग्जाम में ज़रा ये सारा कोर्स शामिल होगा। वो वाला भी जो आप असाइनमेंट्स में कर चुके हैं और वो वाला भी जो कि आपने अभी असाइनमेंट में नहीं किया। एंड में मुझे आपने रोल नंबर बच्चे अटेंडेंस भेज दी हैं सारे बच्चों की, दूर के बच्चों का आपको मैंने कहा है कि आपने बताना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, नो वन इन द क्लास हैज रेज्ड देयर हैंड, तो हम फिर इस क्लास को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो सी उसको हम कल वाली क्लास में देखेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंडर जो हमने आज पढ़ा उसे एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। इन जो थी अभी प्रेजेंटेशन उसका लिंक मैंने आपको भेज दिया है, सब बच्चे उसको देख लें, अगर चैट में दिया हुआ है। जो बच्चे लेट आए हैं वो भी चैट में से उस लिंक को निकाल के डाउनलोड कर लें। जी बच्चे, आप क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने वो पोर्टल पे सबमिट करनी थी असाइनमेंट, लेकिन वहाँ हो नहीं रही थी, इसलिए मैंने कल फिर आपको मेल की थी असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 3। हाँ, कल मुझे एक बच्चे की मेल आई थी शायद, वो फिर मैं नाम, आपने अपना नाम लिखा है उसमें? जी जी मैम, मेरा नाम शाहजेब अली और मैंने उस असाइनमेंट में भी अपना नाम और रोल नंबर लिखा हुआ है सब कुछ। चलो ठीक है, कल आई थी, लेकिन बच्चों के ईमेल एड्रेस से पता नहीं चलता, तो मैंने सोचा था कि मैं इसे बाद में देखूंगी। मैं देख लूंगी अगर बाद में भी आई है तो। बल्कि एक आध और बच्चे की भी थी, क्योंकि तो मैं वो पोर्टल मैं पे सेंड कर रहा था, पोर्टल पे अपलोड हो नहीं रही थी मैम। कुछ और बच्चों की असाइनमेंट्स हैं जो मेरे से पोर्टल पे डाउनलोड नहीं हुई हैं, वो पुरानी भी हैं, तो वो आपने मुझे दोबारा या भेजनी है। असाइनमेंट 2 भी है कुछ बच्चों की जो मेरे से डाउनलोड नहीं हुई। सीआर, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैम मैंने पोर्टल पे भी अपलोड किया है, लेकिन पेजेस ज़्यादा थे तो उसका रिजल्ट इतना कोई मज़े का नहीं आ रहा था। तो मैंने आपको ईमेल भी कर दिया अच्छे रिजल्ट कल और मैं आपकी रेजोल्यूशन वो के मेल साथ। देख रही थी, उसमें आपने असाइनमेंट नंबर 1 भी दोबारा भेजी है या आपने सिर्फ 3 भेजी हुई थी? मैम असाइनमेंट नंबर 1 और 3 दोनों मर्ज है, यानी पहले अच्छा ठीक है, मैंने असाइनमेंट मे नंबर भी 1 है, शायद अभी सेकंड सिर्फ नंबर फर्स्ट पे पेज असाइनमेंट ओपन नंबर 3। किया था। ठीक है, मैं आपकी भी देख लूंगी। जी मैम। और मुझे जी आप बस काइंडली एक मैम। दफा दोबारा याद करा दीजिएगा, अगर मैं देख ही लूंगी, बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज ही देखूं। जी थैंक यू चले, मैम, बहुत थैंक यू शुक्रिया। चलो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। बाकी मैं सीआर जो मैंने असाइनमेंट चेक कर ली है, मैं उसका रिजल्ट जिनकी नहीं डाउनलोड हो रही हैं, कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं या मुझे नहीं मिली, वो मैं आपको भेज दूंगी, अपने जी बच्चों को मैम। फॉरवर्ड मैं कोशिश करूंगी कि मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूं। जी बच्चे, आप ये जी थैंक यू पूछ मैम, लिया आपने, ठीक है, इंशाल्लाह। अब मैं बंद करने लगी हूँ। क्लास का हमारे का टाइम वैसे भी अब खत्म हो रहा है, इसको देख के आइएगा जो हमने देखा। अल्लाह हाफिज बच्चों।